Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Siklani. So IBPS AFO 2024 को जितने भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हम लेके आए हैं एक सीरीज जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने 2018 से लेकर 2021 तक के पेपर्स सारे डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जा कर के उसे चेक कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं 2022 का पेपर और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा एनालाइज भी करेंगे कि कितने क्वेश्चंस किस पार्ट से किस सब्जेक्ट से आए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले तो देख लेते हैं 2022-23 का जो मेंस का पेपर था उसमें कितने कितने क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट एग्रीकल्चर से ही यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आ रखे थे। ठीक है, जो कि आप कार्बन बोर्ड, रिवॉल्विंग फंड, मनरेगा वगैरह से सारा कवर कर रखा था। फिर आपका एग्रोनॉमी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से 4 क्वेश्चंस ही थे बट स्टिल सिग्निफिकेंट। सॉइल, आपके सॉइल साइंस से 4 क्वेश्चंस थे। फिर हॉर्टिकल्चर से 5 क्वेश्चंस थे। इसी तरह से एंटोमोलॉजी से 5 क्वेश्चंस, प्लांट पैथोलॉजी से 5, यानी कि पूरा अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन देखें तो इससे 9 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर आपका आ गया जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इससे भी 4 क्वेश्चंस यहाँ पर थे। अभी हम देखेंगे आगे आगे कि क्या क्या क्वेश्चंस थे इसमें से। ठीक है, फिर आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री और मिल्क से 5 क्वेश्चंस। प्लांट फिजियोलॉजी नहीं छोड़ना है आपको, प्लांट फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देख सकते हैं। एग्री इंजीनियरिंग, जिससे जनरली स्टूडेंट्स बहुत भागते हैं, 3 क्वेश्चंस ये यहाँ पर भी हैं। फॉरेस्ट्री से 5 क्वेश्चन है विच इज़ वेरी लाइक गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आई वुड से, जो कि जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि फॉरेस्ट्री से इतने क्वेश्चंस आए, लेकिन 5 क्वेश्चंस 2022 के पेपर में आए थे। फिशरीज से भी यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो था दैट इज द बेबी कॉर्न से रिलेटेड। बेबी कॉर्न इज हार्वेस्टेड एट विच स्टेज। सो बेबी कॉर्न आपको पता है एक तरह का कॉर्न है जिसको हम बहुत प्री मेच्योर स्टेजेस में हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इट इज़ जस्ट आफ्टर सिल्किंग, सिल्किंग के ही, यानी कि जो फीमेल वाला जो इन्फ्लोरेसेंस है जब वो आता ही है 1 से 3 दिन में ही इसको हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद आपके जो स्वीट कॉर्न है वो जब इसमें पॉलिनेशन हो जाता है 10 to 15 डेज आफ्टर पॉलिनेशन करते हैं, और बाकी के सारे आपके जो और टाइप के हैं उनमें को मेच्योरिटी पे हम हार्वेस्ट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ड्यूरिंग रेनी एंड विंटर सीजन हाउ सोइंग ऑफ मेज इज डन। तो मेज की जनरली सोइंग, आप मेज को पता ही है आपको कि एक तरह से ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा वाटर लॉक कंडीशंस में भी नहीं रह सकता और बहुत ज़्यादा आपका वाटर स्कैर्स कंडीशंस में भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो स्पेशली जब आपका रेनी सीजन होता है, जब वहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है ना, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे यहाँ से पानी जितना ड्रेन हो सके और जितना इसको हम वाटर लॉगिंग से बचा सके वो करना पड़ता है, और इसीलिए रिजेस एंड फरोज में ये सोइंग इसकी की जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज विच पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस इज डन इन पैडी बिफोर डी हस्किंग। यानी कि उसकी जो पॉलिशिंग की जाती है, अगर आप बोल सकते हो मिलिंग करने से पहले हम कौन सी ऐसी टेक्निक करते हैं ताकि इसमें ब्रेकेज के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए, हमें ज़्यादा हेड राइस मिले। तो इसके लिए पारबॉइलिंग की जाती है। पारबॉइलिंग इज काइंड ऑफ हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट जिसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स बाहर के हस्क में होंगे ना वो अंदर चले जाते हैं, जो अंदर का कर्नल है वो ज़्यादा जेलेटिनाइज हो जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव the rational equation is the simplest method to determine the peak discharge from the drainage basin runoff. So ये थोड़ा difficult I would say question पूछा गया था, जहाँ पर था Q equals to CIA की equation दी गई थी। यहाँ पर Q जो है that stands for your total जितना हमारा discharge हुआ है, that is the peak discharge किसी एरिया से। ठीक है, मतलब कोई एक एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से कितना जो टोटल वाटर कितना आ रहा है। ठीक है, अभी किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका सी यहाँ पर है रन ऑफ कॉफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज सी इज द रन ऑफ कॉफिशिएंट।
आई होता है कि रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी है, कितनी इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रही है, एंड ए इज टोटल एरिया ड्रेनेज का कितना है, ठीक है, तो वो हमें बताता है कि कितना डिस्चार्ज यहाँ से होगा। ऑलराइट, सो सी हियर स्टैंड्स फॉर रन ऑफ कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द रिवॉल्विंग फंड। यहाँ पर पूछा गया है कि डे एनआरएलएम में जो एसएचजी फॉर्म होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं जो वुमेन के, उनको कितना रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। अब ये रिवॉल्विंग फंड जब ये आया था क्वेश्चन, उस टाइम पे 10,000 to 15,000 था, पर अभी इसका जो अमाउंट है वो चेंज हो चुका है, दैट इज अराउंड 20 to 30K का रिवॉल्विंग फंड अब दिया जाएगा अंडर एनआरएलएम टू एसएचजी ग्रुप, सो दैट वो अपने अंदर का जो क्रेडिट सिस्टम है उसको मतलब ठीक से मैनेज वो कर पाए, इसलिए रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज विच स्कीम प्रोवाइड्स लीगल गारंटी ऑफ 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई वुड से, बहुत ही कॉमन सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। मनरेगा सबको पता है, मनरेगा इज a scheme by the government, a flagship scheme of the government, जिसमें 100 days का अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, और ये इसमें क्या है, वेजेस दी जाती हैं फिर लोगों को, ठीक है। तो 2005 में इसका एक्ट आया था। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी बॉडी इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको टोबैको बोर्ड आता है, कॉफ़ी बोर्ड आता है, रबर बोर्ड भी आता है, आपका टी बोर्ड भी आता है, लेकिन कार्डमम बोर्ड करके कोई बोर्ड नहीं है। ये कार्डमम जो है ये अंडर स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। और ये स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया भी किस्म के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, अभी नया एक और आया है, दैट इज टर्मरिक बोर्ड। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टर्मरिक बोर्ड कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव व्हाट इज द लिमिट ऑफ क्रेडिट फॉर एफपीओज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर्पस। तो देखो, जो भी एफपीओज होते हैं उनको एक थोड़ा अमाउंट ऑफ लोन दिया जाता है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो इसका जो कैप है, अपर कैप है, दैट इज 2 करोड़, ठीक है। अच्छा, एक आपका 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसके अंडर जो भी स्कूल्स बनते हैं या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनती हैं उनको कितना अमाउंट दिया जाता है। सो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। और उसका अगर आपको आंसर जानना है तो आप 2018 वाला जो हमने वीडियो बनाया है वो जा करके देखिए, उसमें आंसर आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज व्हाट इज द सीलिंग ऑफ फाइनेंसिंग लिमिट अंडर द ACABC scheme for the group project establishment by the group of at least 5 members trained under the scheme. So ACABC स्कीम क्या है, आपकी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें कि जो भी यूथ होते हैं उनको सिखाया जाता है कि कैसे कैसे आप काम करें, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब आपको 5 मेंबर्ड जो टीम होती है उसको क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट के बेसिस पे ही इसमें फाइनेंसिंग की जाती है। तो इसमें 100 लाख तक के इसको हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। 100। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, दैट इज which institute of UN collects and maintains the data related to the food production, consumption, hunger related information of various countries. So ये FAO है, that is Food and Agriculture Organization, जो कि सारी कंट्रीज़ का डेटा कलेक्ट करता है एंड देन इट एनालाइजेज एवरीथिंग, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ यूट्रस ऑफ द काउ आफ्टर बर्थ। यानी कि काउ जब बर्थ दे देती है काउ को, उसके बाद क्या है, उसका यूट्रस वापस से अपनी पोजीशन में आने लगता है, तो उसको हम कहते हैं यूट्रस इन्वोल्यूशन, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, पहले यूट्रस क्या है, बड़ा हो रखा था क्योंकि इसके अंदर काव था, काव बाहर निकल गया तो वापस से यूट्रस अपनी पोजीशन पे आने लगता है, दैट इज कॉल्ड यूट्रस इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच द काउ रिगर्जिटेट्स प्रीवियसली कंज्यूम्ड फीड एंड च्यूज इट फर्दर। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि
काऊ आपने देखा ही होगी, बहुत सारा ग्रास एक साथ खा लेती है, फिर वो अंदर रखती है अपने पेट में, एंड देन वापस से बाहर निकाल करके उसे दोबारा से चबाती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रूमिनेशन कहा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन कर्ड इज प्रेसिपिटेटेड यूजिंग रेनेट। रेनेट क्या है? एक तरह का एंजाइम है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा भी हम एंजाइम यूज कर सकते हैं, और उससे क्या है, कर्ड को प्रेसिपिटेट करेंगे तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है आपका चीज, ठीक है। उससे क्या है, दूध एक तरह से फट जाता है और फिर उसके ना सॉलिड जो पोर्शंस हैं उनको निकाल करके उससे चीज बनाते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द एस्ट्रस साइकिल ऑफ द शीप। तो शीप में एस्ट्रस साइकिल अराउंड 15 to 18 डेज की होती है जनरली, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि काउज में कितनी होती है। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी हमने दे रखा है, तो काउज में इट इज 21 डेज की एस्ट्रस साइकिल होती है। फिर आपकी जो ईव हो गया उसमें 17 डेज की, ठीक है। सो यानी कि आपका पिग जो है 21 डेज की, और मेयर दैट इज योर हॉर्स में 21 डेज का होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। सो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कौन कन्वर्ट करेगा? आपका ग्लूकागॉन कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। और इसकी जो रिवर्स प्रोसेस है वो इंसुलिन करता है। Next is question number 16, that is Quincunx system accommodates how many times more plants than square system। देखिए स्क्वायर सिस्टम में क्या होते हैं, 4 हम प्लांट्स लगाते हैं चारों कॉर्नर पे। Quincunx सिस्टम में क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं बीच में एज अ फिलर, ठीक है। तो ये क्या है, कितने टाइम्स मोर आपके स्क्वायर सिस्टम से ज़्यादा करता है, तो दैट इज 2 times मोर, इट accommodates मोर प्लांट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज रेड डिलीशियस इज अ वेराइटी ऑफ योर एप्पल की एक बहुत फेमस वेराइटी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 इज अबाउट योर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ग्रीन कलर, ठीक, नोन एज अ क्लोरोफिल फ्रॉम द स्किन ऑफ द सिट्रस। यानी कि सिट्रस की जो स्किन होती है, आपने देखा होगा जनरली हरे नींबू भी होते हैं, आपके पीले नींबू भी होते हैं, तो हरे वाले को पीले वाले में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रोसेस में जाएंगे हम? डी ग्रीनिंग के प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इन रैबिट। तो रैबिट में जो डिलीवरी होती है उनके यंग वंस की, उसको कहा जाता है किंडलिंग, ठीक है। वेयरएज जो आपका किडिंग है, किडिंग होता है जिसमें किड्स बनते हैं। किड्स किसके होते हैं? आपके जो भी गोट होती है उसमें जो यंग वंस होते हैं उनको किड्स कहा जाता है। तो उसका जो प्रोसेस है न्यू वंस बॉर्न होने का, उसको किडिंग कहते हैं। वेरेज शीप में लैम्बिंग कहा जाता है, और काविंग आपकी काउज में कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज विच हिमालयन ब्रीड ऑफ गोट इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, विद लॉन्ग हॉर्न्स, curled backwards, droopy ears, small teeth and color is white but mostly। अब देखिए इसमें थोड़ा ना, जब ये ब्रीड का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको इसका आंसर निकालना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे एक जैसे से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है लगेंगे, लेकिन यहाँ पर आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इसके एरिया से, कहाँ कौन सी जगह की ये ब्रीड है, ठीक है। तो यहाँ पर हिमालयन ब्रीड लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, तो इसमें से आपकी जो गद्दी एक ब्रीड है ये आपको मोस्टली हिली एरियाज में मिलती है। ऑलराइट, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आंसर का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये और सारी ब्रीड्स हैं अगर आपको याद करनी हो कि कौन सी कहाँ की है, ठीक, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द क्रिटिकल टाइम पीरियड फॉर द डे लाइट फॉर लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स को 14 to 18 आवर्स की अनइंटरप्टेड लाइट चाहिए होती है, बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज उफ्रा डिजीज इन राइस। सो उफ्रा डिजीज इन राइस इज अ काइंड ऑफ निमेटोडल डिजीज जो कि डाइटेलेंगस एंगुस्टिस से होता है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ योर निमेटोड विच कॉजेज द उफ्रा डिजीज। ऑलराइट,
Next is question number 24. That consider the following statements and choose the incorrect statement regarding the sexual reproduction. So sexual reproduction में क्या होता है? Propagated through seeds. Yes, it is done by seeds. Pollen gets transferred to the stigma. The male gamete from pollen grain releases and fuses with the egg. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या होता है? मेल गेमीट्स निकलते हैं और फिर एग्स के साथ फ्यूज होते हैं, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. पॉलन कंटेन्स द मेल गेमीट्स, इट मे लीड टू वेरिएशन. तो ये सारे ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. एम्प्टी बैरल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स और स्टाइरोफोम बॉडीज कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस इन फिशरीज. तो हमेशा फिशरीज में अगर आपके एम्प्टी बैरल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स ये सब यूज हो रहे हैं, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फ्लोटिंग. ये ऊपर क्या है, क्योंकि प्लास्टिक के जो बैरल्स होते हैं ये नीचे सिंक नहीं करेंगे, ऊपर तैरते रहेंगे, तो फ्लोट करते हुए रहते हैं. और ये क्या करते हैं? डिमार्केशन करते हैं आपके पूरे केज का. ठीक है, केज कल्चर में बेसिकली यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रास कार्प. तो ग्रास कार्प का साइंटिफिक नेम, इसके लिए आपको जितने भी फिशेज हैं उनके साइंटिफिक नेम एक बार पढ़ के जाने हैं, ताकि आपको वहाँ पर थोड़ा क्लिक कर जाए. ठीक है, तो यहाँ पर ग्रास कार्प का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, दैट इज योर टीनोफेरिंगडॉन आइडेला. ऑलराइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 दैट वी हैव द फिन फिश विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू योर ग्लोबल एक्वाकल्चर. तो ये आपकी कॉमन कार्प होती है जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है. ऑलराइट. Next is question number 28. Process of unwinding the silk fibers from the cocoon is called as. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम रीलिंग कहते हैं. ठीक है, जब कोकून से हम एक एक करके सिल्क फाइबर निकालेंगे और फिर उसको रील में डालेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज रीलिंग. ऑलराइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलील्स हैविंग डिफरेंट ट्रेट्स. यानी कि दो अलग अलग तरह के ट्रेट्स को का जब हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे. ठीक है, दो अलग अलग ट्रेट्स के लिए जब हम क्रॉसिंग अगर एक ही ट्रेट के लिए करवा रहे हैं तो दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ओके. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 30. टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सीड्स और सीडलिंग्स. तो सीड्स या सीडलिंग से ही जब हमारा नया फॉरेस्ट बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड योर हाई फॉरेस्ट. ठीक है, जब हमारे जो ऑलरेडी ट्रीज हैं वहाँ पर वो ट्रीज क्या कर रहे हैं? अपने सीड्स नीचे गिरा रहे हैं और उससे नया प्लांट बन रहा है, तो दैट इज द हाई फॉरेस्ट. वेयर एज अगर कपाइसिस से बन रहा है नए प्लांट्स, सो दैट इज कॉल्ड एज द कपाइस फॉरेस्ट या फिर लो फॉरेस्ट भी इसे कहते हैं. ठीक है, इट इज लो फॉरेस्ट. Next is question number 31st, that is the excretory organ of silkworm which is located at the junction of your midgut and the hindgut. ये आपको दिख रही है, ये midgut है और ये hindgut है पीछे. ठीक है, जहाँ पर रेक्टम वगैरह होता है, इसके बीच में एक तरह की आपकी ये एक्सटेंशन निकल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मेल्फिजियन ट्यूबूल. और ये क्या करते हैं? जो भी एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 दैट इज GnRH इज रिलीज फ्रॉम. सो GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एक तरह का, और ये कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन द इंसेक्ट बॉडी, वहाँ से ये GnRH निकलता है और ये बाकी के जो जितने भी हार्मोन्स हैं उनका रिलीजिंग को रेगुलेट करता है. Question number 33, we have the sum of lignin and polysaccharides that are not digested by endogenous secretion. तो क्रूड फाइबर्स जो होते हैं ना, क्रूड फाइबर्स आर द काइंड ऑफ फाइबर्स जो कि हमारे स्टमक में जा कर के भी फिर भी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जो भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं या एंजाइम्स हैं वो उसको ब्रेक नहीं कर पाते. ठीक है, सो दैट इज योर क्रूड फाइबर. और ये क्रूड फाइबर एक्चुअली किसका बना होता है? लिग्निन और पॉलीसेकेराइड्स का. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. ड्यूरिंग ड्राइंग सम पार्ट्स ऑफ द वुड मे ड्राई रैपिडली वाइल सम मे नॉट. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? जो भी हमारा जो भी वुड है वो
ठीक से ना तो ठीक से ड्राई हो पा रहा है, अब आधा पार्ट ड्राई हो गया, आधा पार्ट ड्राई नहीं हुआ, उसकी वजह से क्या इसमें टेंशन होने लगती है और इसी की वजह से यहाँ पर हमें कोलैप्सिंग देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। द सॉइल इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। तो किसी भी सॉइल को हम प्योर सैंडी सॉइल कब कहेंगे? जब उसमें एटलीस्ट 80% उसमें सैंड हो, तभी हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? सैंडी सॉइल कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 36। डिस्ट्रक्टिव पॉलीहेड्रोसिस डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म का एक डिजीज जहाँ पर कि सिल्क वॉर्म जो है उसकी इंटरनल जो मार्किंग है, मतलब उसकी जो बॉडी है वहाँ पर येलोइश स्पॉटिंग होने लगती है और अंदर ही अंदर उसको जॉइंटिस होने लगता है। ठीक है, तो ये डिजीज़ होती है ग्रेसिडीज और ये होती है आपके न्यूक्लियर पॉलीहेड्रो वायरस की वजह से या फिर बोरेलिना वायरस की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकता है, स्पेशली आपके सिल्क वॉर्म में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमाइड फर्टिलाइजर। इसमें से कौन सा एमाइड फर्टिलाइजर है? दैट इज योर यूरिया। ठीक है, क्योंकि इसमें एमाइड का क्या होता है? आपका लिंकेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। अमंग द फॉलोइंग विच इज द कॉम्पोनेंट ऑफ नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम। सो नॉलेज तीन तरह के हमारे सिस्टम होते हैं, एक होता है नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम और तीसरा है नॉलेज डिसेमिनेटिंग सिस्टम। तो इसमें से आपका नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम कौन से हैं? फार्मर्स, यानी कि जो नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लेंगे कौन से, कंज्यूम कौन करेगा? तो फार्मर करेंगे। ठीक है, तो फार्मर्स आते हैं या फिर रूरल इंडस्ट्रीज आती हैं या फिर जो लोग हैं रूरल पीपल, दे ऑल आर नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम। नॉलेज जनरेटिंग कहाँ से होगा, जनरेट कहाँ से होगा? जो भी रिसर्च सेंटर्स हैं, साइंटिस्ट वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर रिसर्च हो रही है, वहाँ पर जनरेट हो रहा है नॉलेज और फिर इसको डिसेमिनेट कौन करता है? जितने भी एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं वो इसको, या फिर जो एजेंसीज होती हैं वो इसको डिसेमिनेट करते हैं। Question number 39, that is which secondary tillage operation is used for breaking of clods and pulverizing the soil. So किसी देखियो ये सेकेंडरी हमारे टिलेज में काम आते हैं, पर प्राइमरी टिलेज में क्या होता है? सिंपली ओपन कर दी जाती है सॉइल। अब सॉइल को जब ओपन करते हैं तो उसमें ना क्लॉड्स रह जाते हैं। अब इन क्लॉड्स को ब्रेक करना ज़रूरी होता है। ब्रेक किससे करा जाता है? हैरो से। ठीक है, बाकी हमारा जो प्लैंकिंग होता है, प्लैंकिंग क्या करता है? लेवल करता है पूरे फील्ड को। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 40 we have, that is the term used to define the variation derived from any form of the cell or tissue culture is known as. तो कोई हमारा अगर टिश्यू कल्चर चल रहा है, ठीक है, जिसमें क्या है? सोमैटिक सेल्स हैं, या फिर कोई भी अगर हमारी सेल है, सोमैटिक सेल है, उनमें अगर वेरिएशन आने लगे तो उस तरह के वेरिएशन को हम क्या कहेंगे? सोमा क्लोनल वेरिएशन कहा जाता है। वेयरएज अगर आपकी नॉन सोमैटिक सेल्स में अगर वेरिएशन आ रहा है तो जेनेटिक वेरिएशन हो जाएगा, क्योंकि वो क्या ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, दैट इज एसिडिक सॉइल डज नॉट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ। एसिडिक सॉइल क्या होती है? एसिडिक होती है। ठीक है, उसमें pH लेस होगा, उसमें सैलिनिटी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का सेलाइन जो आयंस हैं वो नहीं प्रेजेंट है, सॉल्ट्स नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर सैलिनिटी मोर देन 0.1% नहीं होगी, वुड बी लेस देन दैट। Question number 42, little leaf of brinjal is transmitted by. So little leaf of brinjal क्या है? एक तरह का वायरल डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होता है थ्रू योर प्लांट हॉपर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर, अच्छा सॉरी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा, इट्स नॉट अ वायरल डिजीज, इट्स कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा और ट्रांसमिट किया जाता है बाय द लीफ हॉपर। क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज द बोटैनिकल नेम ऑफ साल। तो जो फॉरेस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो इस तरह से आए थे। एक तो अभी आपने देखा कि हाई फॉरेस्ट वाला जो क्वेश्चन था, और दूसरा हमारा ये है कि बोटैनिकल नेम साल का यहाँ पर पूछा गया है, तो वो क्या होता है? शोरिया रोबस्टा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ साल। टेक्टोनिया ग्रैंडिस जो है ये टीक का साइंटिफिक नेम है।
नेक्स्ट इज अ पर्सन परफॉर्म्स अ वेजिटेबल कल्टिवेशन, फिशरी, वुड क्रॉप्स, बट दैट इज़ फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर वो अपने ही जो लैंड एरिया है, बैकयार्ड वाला एरिया, घर के पीछे वाला एरिया, अगर वहाँ पर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ भी कल्टिवेशन कर रहा है तो हम उसको किस में डालते हैं, होमस्टेड एग्रो फॉरेस्ट में उसको काउंट किया जाता है, राइट। Question number 45. The process of removal of stamens or anthers or killing the pollens of flower without the female reproductive organ, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंटैक्ट है लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम निकाल दे रहे हैं या फिर उसको काट दे रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इमैस्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली यूज किया जाता है। Next is question number 46. That is the old man cactus is a species of cactus native to Hidalgo. यहाँ पर आप देख सकते हो ओल्ड मैन कैक्टस ये है, क्योंकि इसके वाइट कलर के हेयरी स्ट्रक्चर आपको बाहर दिख रहा है इसलिए इसको ओल्ड मैन कैक्टस कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया था, सो दैट इज सिफेलोसिरिस सेनिलिस, इसका साइंटिफिक नेम। Next is question number 47, that we have the part of the engine where ignition and mixing of fuel and air takes place and the gases get sufficient place to mix air by which the engine can produce power, ठीक है। तो इसका एक जो पार्ट होता है दैट इज योर द सिलेंडर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आपका फ्यूल मिक्स होता है और एयर मिक्स होती है और फिर उसमें क्या लगता है, जो इग्निशन वाली जो प्रोसेस है वो होती है, तो दैट इज अ सिलेंडर। Question number 48. Dash is the non-living organic matter within the soil derived from the microbial decomposition. कभी भी ऑर्गेनिक मैटर का जब कंपोजिशन होता है तो फर्दर इसमें कन्वर्ट होता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू ह्यूमस, ठीक है। और ह्यूमस को फर्दर ब्रेक डाउन करना दैट इज डिफिकल्ट, तो ह्यूमस हमारा फाइनल बनता है, ऑलराइट। Question number 49. The germination percentage of onion in case of your certified seeds. So certified seeds का germination percentage ये पहले वाले जो आपके question paper हैं उनमें भी आया है। wheat का germination percentage पूछा गया था 2019 के question paper में, और यहाँ पर आपका onion से पूछा गया है, तो onion का 70% होता है। अब आप मुझे wheat का बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले आपके जो question paper है उसमें already cover कर रखा है कि wheat का और rice का germination percentage कितना होता है when it comes to certified seeds. Question number 50. Dash are a group of trees and shrubs that live in the coastal intertidal zone. ऐसा वाला जोन जहाँ पर कि टाइड्स आती रहती हैं, यानी कि वहाँ पर पानी थोड़ा भरा रहता है, ऐसे वाले एरियाज में आपके हमेशा मैनग्रोव ट्रीज जिनके जो रूट्स हैं वो थोड़े ऊपर होते हैं, लैंड एरिया से ऊपर होते हैं, इन ऑर्डर टू नो ब्रीथ, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन लेने के लिए, इसलिए ये अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पर वाटर लॉक्ड रहता है या फिर वाटर भरा रहता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51. द ऑपरेशन ऑफ पल्सिंग इज डन फॉर। सो पल्सिंग क्या होता है, एक तरह का, ये भी पहले आपका क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी 2019 के क्वेश्चन पेपर में, अगर आप देखोगे पल्सिंग से क्वेश्चन आया था और यहाँ पर दोबारा से आया है। तो ये आपके जो भी फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स को जो कट फ्लावर्स होते हैं उनको जब हम हटा देते हैं और फिर हम इनको रखते हैं ग्लूकोज के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन में जब रखते हैं तो इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज पल्सिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 52. दैट इज द फंगस विच causes soft rot and leakage of juices from the fruits such as tomato, sweet potato, etc. तो ऐसा कौन सा हमारा फंगस है, दैट इज योर राइजोपस, दैट कॉजेज सॉफ्ट रॉट इन द फ्रूट्स, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 53. इट इज अ पेस्ट व्हेन इट इज अ लार्वी फीडिंग ऑन क्रॉप्स as it grows in size till it pupates and remains dormant from August till the end, ठीक है। तो इस तरह का ये थोड़ा आपका टिपिकल हो सकता है, अगर आपको इसका डायरेक्ट आंसर नहीं पता तो ना एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना आप उसको डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग इट, ऑलराइट। यहाँ पर जो इसका आंसर है दैट इज योर रेड हेयरी कैटरपिलर, जो कि डॉर्मेंट रहता है अगस्त से मई तक, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, जब ये इसका लार्वा बाहर निकलता है तो लार्वा फीड करता है अलग अलग प्लांट्स पे, ठीक है।
Next is question number 54. In a combined harvester, the ratio of your real peripheral speed to forward speed should be normally in the range of. तो कितना हमारा दोनों के बीच में रेंज होना चाहिए, दैट इज 1.25 to 1.50, इतना रेंज होना चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55. वी हैव question number 55. The leaf spot are characterized by chlorotic lesions, angular, irregular in shape, later turn grayish brown with profuse sporulation in the center spot. ठीक है, तो किस तरह का ये डिजीज है जहाँ पर कि क्लोरोटिक लेजन्स आते हैं एंगुलर टू इरेगुलर शेप के, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पर आपके एंगुलर शेप में आपके स्पॉट्स बनते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56. दैट इज पावर जनरेटेड इन इंजन सिलेंडर एंड रिसीव्ड बाय पिस्टन विदाउट फ्रिक्शनल लॉसेस, इट इज कॉल्ड एज IHP, दैट इज इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ये क्या होती है, जितना भी इंजन सिलेंडर में जो भी पावर जनरेट हुई, ठीक है, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पिस्टन में विदाउट बीच में किसी भी तरह के लॉसेस नहीं, फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होते। तो इस पावर को हम क्या कहते हैं, IHP, दैट इज इंडिकेटेड हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 57. द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम बेस ऑफ द प्लांट एंड ग्रोज हॉरिजॉन्टली ओवर द ग्राउंड इज नोन एज। जब ये हॉरिजॉन्टली अगर ग्रो कर रही है तो एंड दैट टू ओवर द ग्राउंड, अगर अंडर द ग्राउंड है तो राइजोम होता, ओवर द अगर ये ग्राउंड है तो ये होता है हमारा रनर्स, ठीक है। और अगर ये वर्टिकली ग्रो कर रहा होता तो ये होता हमारा सकर्स, ठीक है। वेरएज जो ऑफसेट्स हैं, ऑफसेट्स आपको देखने को मिलेंगे जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनमें, राइट। तो ये थे 57 क्वेश्चंस, इसके हमारे पास 57 क्वेश्चंस ही हैं, 60 नहीं थे। 57 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे। अगर आपको ये अटेम्प्ट करने हैं खुद से, तो आप iExamBee की साइट पे जा करके ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो मेंस के आपके अगर मॉक टेस्ट करने हैं तो आप ये भी जा करके फ्री में अवेलेबल जो है 3 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, वो आप iExamBee की साइट पे जा करके इसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको पूरा सेट लेना है ऑफ टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 60 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे और 9 प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ एक साथ मिलेगा 199 रुपीज़ में ही। ये सारा आपको अवेलेबल है मॉक टेस्ट की जो बी किट है, ठीक है। मॉक टेस्ट की बी किट अगर आप लेते हैं तो ये सारे आपको मिलेंगे। और अभी जब आपको पता है कि सिर्फ 1 महीना ही बचा हुआ है तो हर दिन एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो ये सारे थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे 2023-24 का क्वेश्चन पेपर करेंगे, वो हम नेक्स्ट आपके जो वीडियो आएगी उसमें आपको मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन पेपर में आपको किसी भी तरह का डाउट क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।